हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को जैसे हम 10th के फिजिक्स के वीडियो दे रहे थे लेकिन आप लोगों को फिजिक्स के साथ साथ मैथ का भी वीडियो मिलेगा। तो आज हम लोग 10th मैथ के पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या को स्टार्ट करते हैं। जो वास्तविक संख्या आज पढ़ाएंगे पूरा डीप से पढ़ाएंगे और पूरा मतलब कि आज बेसिक से स्टार्ट करें। पूरा बेसिक मतलब छोटा से छोटा चीज आप लोगों को बताया जाएगा। तो देख लीजिए वास्तविक संख्या जो 10th मैथ का पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। उसका पार्ट 1 होने वाला है। ये क्या पार्ट 1 होने वाला है। और इससे भी बहुत अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो कम से कम 5 से 6 मार्क्स पूछा जाता है। 5 से 6 मार्क्स पूछा जाता है। आप लोगों को 10th मैथ का सिलेबस का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो हम लोग आज क्या इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। तो पहले देखिए इतना बेसिक से बताएंगे कि कितनों भी बच्चा क्यों ना वो समझ ही जाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए इतना बेसिक से स्टार्ट किए। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। हम स्टार्ट किए देखिए अंक से। अंक कौन नहीं जानता है कि अंक क्या होता है। अंक किसको पता नहीं होगा कि अंक किसे कहते हैं। जीरो से लिखिए। जीरो भी एक तरह का क्या अंक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कुल मिला के 10 वो कितना होते हैं, अंक होते हैं। तो 0 से लेके 9 तक क्या है, अंक है। यदि दो अंक को मिला देते हैं तो बन जाता है संख्या। जब दो अंक मिल जाता है तो बन जाता है संख्या। लेकिन ये क्या है, 10 को कितना है, 10 को अंक है। अगर सिर्फ 0 लिखा हुआ है तो एक अंक है। अगर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है तो एक क्या है, अंक है। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। अब आता है संख्या। तो देख लीजिए अंक से ही क्या बना, संख्या। अंक से ही बना क्या, संख्या। तो संख्या में कहां से स्टार्ट होगा, देख लीजिए 10 से, क्योंकि 10 में 2 अंक है इसलिए क्या हो गया ये संख्या। अब 10 से जितना आगे आप जाते रहिएगा, 10 11 12 13 5000 6000 मतलब जितना आप लिखिएगा 500 600 जितना भी आपको लिखने का मन लिखिए, सारा क्या आएगा, संख्या आएगा। मतलब संख्या का अंत नहीं है। दुनिया में संख्या बनता जाएगा इन्फिनिटी तक, अनंत तक। अनंत तक क्या हुआ, बनता जाएगा। तो आप लोग संख्या आप लोग को समझ में आ गया होगा। संख्या क्या होता है, दो अंकों को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, संख्या। अंक की जो अंक है वो मात्र 10 ही गो है, लेकिन संख्या अनंत है। संख्या के क्या अंत नहीं है। अभी तक संख्या क्या बनाते जाओगे बनते जाएगा संख्या। तो संख्या पहले देख लीजिए क्या संख्या। तो संख्या दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। या तो काल्पनिक हो सकता है या तो वास्तविक हो सकता है। संख्या कितने तरह के होंगे, या तो काल्पनिक होंगे या तो वास्तविक होगा। तो लेकिन हमको पढ़ना क्या है, वास्तविक संख्या का बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या। और ये जो काल्पनिक संख्या है ये आप लोगों को 11th में पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोगों को 11th में पढ़ना पड़ेगा। जैसे उसमें आ जाएगा आयोटा। उसमें क्या आयोटा आ जाएगा। जैसे -1 को हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। तो ये एक तरह के जो आयोटा है, अगर ओमेगा वाला आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर a+b आयोटा, अगर इस तरह के संख्या आप लोगों को मिले तो वो 11th में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। ये 11th का पार्ट होता है। तो काल्पनिक संख्या के बारे में आप लोगों को अभी बात टेंशन नहीं लेना है कि काल्पनिक संख्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो आप लोगों को 11th में पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ स्टार्ट करते हैं क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होता है। तो दुनिया में जितना भी तुमको संख्या दिख रहा है, सिर्फ अगर किसी संख्या में अगर मान लीजिए 5 आयोटा लग गया, 5 आयोटा, तो ये हो गया काल्पनिक संख्या। अगर 3 + 2 आयोटा लग गया, ये सब हो गया काल्पनिक संख्या। लेकिन आपको इस तरह जितना भी संख्या दिखेगा सारा वास्तविक संख्या होगा। अगर 0.5 दिख गया, 0.8 दिख गया, कुछ भी दिखे, या तो 0.03333 चलते रहे, कुछ भी दिखे, आपको वास्तविक संख्या ही मानना है। अगर वास्तविक संख्या में आयोटा या तो ओमेगा लग गया हो तो ही वो काल्पनिक संख्या बनता है। तो काल्पनिक संख्या आप लोग को उतना समझना नहीं है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया, अगर जिसमें आयोटा ओमेगा लग गया वो काल्पनिक संख्या हो गया। अब काल्पनिक संख्या आपको 10th क्लास में दिखेगा ही नहीं। जो भी काल्पनिक संख्या पढ़ना है वो पढ़ना है 11th क्लास में, 11th मैथ में पढ़ना है। तो 10th में क्या पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या। तो वास्तविक जो संख्या है ये भी दो तरह के होते हैं। ये जो वास्तविक संख्या है ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है दशमलव संख्या, एक होता है दशमलव में, एक होता है पूर्णांक संख्या। एक दशमलव में, एक पूर्णांक में। जैसे में दशमलव में कौन आएगा, 0 पॉइंट आ गया, कितना 5 आ गया, 2.3 आ गया, तो 3.6 आ गया। अगर इस तरह से पॉइंट वाली संख्या हो, या तो 0 पॉइंट कितना 5 चलता रह गया अनंत तक, तो ये सब आएगा दशमलव वाली संख्या। इसमें दशमलव लगा हुआ। और जो पूर्णांक वाली संख्या आएगा वो आएगा -1 -2 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से क्या चलता जाएगा। जिसमें दशमलव ना हो वो पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या भी दो तरह का होता है। एक पुनरावर्ती संख्या होता है, एक गैर पुनरावर्ती। पुनरावर्ती और गैर पुनरावर्ती क्या है इसको पहले समझते हैं। इसके बाद फिर पूर्णांक संख्या समझेंगे, धनात्मक पूर्णांक समझेंगे, फिर शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ये संख्या का क्या एक परिवार है। तो आप लोग देख लीजिए कि संख्या किस तरह से डिवाइड हुआ है। तो आप लोगों को वास्तविक संख्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या जिसमें क्या दशमलव लगा हो उसे हम दशमलव संख्या कहते हैं। और दशमलव संख्या भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो
देख लीजिए दशमलव संख्या में जो पहला दशमलव संख्या है, जो पहला वो क्या है, पुनरावर्ती संख्या। ये क्या है, पुनरावर्ती। ये अगला स्लाइड वाला यहाँ पे आ गया, तो ये पुनरावर्ती संख्या, जो संख्या दशमलव के बाद अपने आप को दोहराती हो, वैसी संख्या जो अपने दशमलव के बाद अपने आप को दोहराती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुनरावर्ती संख्या। इसे शांत दशमलव भी कहा जाता है। देख लीजिए अपने आप को दोहरा रहा है, ये 5 5 5 5 क्या लगातार आता रहा है। इसी को लिख सकते हैं इस तरह से करके 0.5 पे पावर क्या, रेकरिंग इसको बोलते हैं। अगर किसी पे ये लग गया, इसका मतलब वो संख्या बार बार आते रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर 0.3 लिख दिए, इसका मतलब हुआ कि 0.3333 क्या अनंत बार आएगा, मतलब वो क्या आते रहेगा। तो पुनरावर्ती संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो दशमलव के बाद अपने आप को क्या दोहराती रहती है। तो देख लीजिए अगर ये रेकरिंग लगा दिया, अगर रेकरिंग ये लग गया, रेकरिंग को कभी कभी डॉट से भी लिख देता है, 0.5 ऊपर में क्या है वो बिंदु लगा देगा डॉट, तो ये भी रेकरिंग माना जाता है। अगर इस तरह के लिख दिया तो इसका मतलब हुआ 0.5555 चलता रहेगा। अगर मान लीजिए इस तरह लिख दिया 7.55 पे रेकरिंग, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 7.5555 चलता रहेगा। और आगे देख लीजिए, अगर यहाँ पे लिख दिया 5 पॉइंट, लिख लीजिएगा क्या लिख दिया 52 पॉइंट लिख दिया 3, 52.3 या 2, अगर ये 32, ये दोनों संख्या पे अगर रेकरिंग रह गया तो इसका मतलब हो गया इस तरह से 32 चलता रहेगा, 32 इसी तरह से क्या चलता रहेगा। कितना बार चलेगा, अनंत बार चलता रहेगा, अनंत बार चलता रहेगा। मतलब जितना पे डॉट लगी है, जितना पे रेकरिंग लगी है, वो संख्या बार बार चलते रहती है। तो आपको समझ में आ गया होगा पुनरावर्ती संख्या किसे कहते हैं। तो देख लीजिए बार बार दोहरा रहा है, ये देख लीजिए ये बार बार नहीं दोहरा है, लेकिन देख लीजिए शांत दशमलव है। अगर देख लीजिए 0 पॉइंट कितना है लिखा हुआ है इतना, तो इसके बाद हम क्या 0 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 0 दोहरा रहा है, वहां 0 का क्या कोई वैल्यू नहीं होता इसी दशमलव के बाद। यहाँ पे 0 पॉइंट कितना है 5 है, 0 पॉइंट क्या है 5 है। तो ये सब जो संख्या आपको दिख रहा है वो पुनरावर्ती संख्या है। ये पुनरावर्ती संख्या को शांत दशमलव भी कहते हैं, मतलब इसको दशमलव को क्या हटाया जा सकता है। तो बोलिएगा दशमलव को कैसे हटाया जा सकता है, तो देख लीजिए दशमलव को हम लोग कैसे हटा सकते हैं। ऐसे हटाने का आप लोगों को एक ट्रिक बताया जाएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ लेता है। इसे मान लीजिए अगर इसका हटाना है, 0 पॉइंट कितना लिखा हुआ 25, इसको हटाने के लिए क्या इसका दशमलव देखिए हट जाएगा। जैसे उसको उड़ाएंगे दशमलव तो 1 आएगा, 2 संख्या है तो 2 को 0 आएगा। इसके बाद काट दीजिए 25 से, इसको डायरेक्ट काट दीजिए तो कितना होगा 1, 25 से कम 25 है, इसको 4 दाम काट देंगे तो कितना होगा 1/4। तो देख लीजिए दशमलव हट गया नहीं, ये दशमलव हट गया, तो इसीलिए क्या इसको शांत दशमलव भी बोला जाता है। और देख लीजिए अगर 4.5 लिखा हुआ तो इसको भी उड़ा दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। अब 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिएगा ऊपर में 9 आ जाएगा, 5 से काटिएगा 5 दूना 10, यानी 9 बटा कितना आएगा 2, दशमलव हट गया इसका भी, इसीलिए शांत दशमलव होता है। लेकिन महाभारत तो इसमें होता है, क्योंकि इससे डायरेक्ट आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहीं पे आप लोगों को क्या बता ही देते हैं कि अगर इस तरह से रहे, अगर 0 पॉइंट क्या रेकरिंग इस तरह से रहे, 5 पे रेकरिंग हो, या तो इसी तरह इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0 पे 5 पे पावर क्या डॉट भी लगा हुआ रह सकता है। आपको 5 ऊपर में डॉट लगा दिया तो इस तरह रेकरिंग लगा दिया, या इसी को इस तरह लिख सकता है 0.5555 क्या चलता रहेगा। अगर 1 पे रेकरिंग हो तो इसको जब हम पूर्णांक संख्या में बदलेंगे, यानी शांत दशमलव में पूर्णांक संख्या में बदलेंगे, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 5 के पावर 9, 5/9। अगर एक संख्या पे पावर है तो 1 9 आएगा, एक संख्या पे पावर है तो 1 9 आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो अगर 0.52 लिखा हुआ इस तरह लिखा हुआ तो इसका आंसर कितना आएगा 0.52 अब बटा कितना 9, 2 को 9 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना संख्या पे रेकरिंग है, 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 को कितना 9 आएगा, 2 पे रेकरिंग है तो 2 को 9 आएगा। और देख लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में 10th में डायरेक्ट 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, जितना संख्या पे रेकरिंग रहेगा उतना कितना 9 आएगा। फिर देख लीजिए पे अगर रेकरिंग है तो इसका कितना आएगा 3 बटा कितना 9, 3 बटा कितना आएगा 9। लेकिन ये सब संख्या देखिए नहीं कट रहा था, ये सब संख्या कितना नहीं कट रहा था, लेकिन ये संख्या देख लीजिए कट जाएगा, 3 से काट दिएगा 1 बटा कितना आएगा 3, तो क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। सिर्फ इतना समझिए जितना संख्या पे रेकरिंग रहेगा उतना नीचे 9 आएगा बस। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो क्या इसका एक ठो और मतलब आप लोगों क्या इसका जब इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगले वीडियो में हम आप लोगों को बहुत चर्चा डिटेल से इसको बताएंगे कि ये संख्या को पूर्णांक संख्या में कैसे बदलते हैं। आज हम लोग पहले संख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पुनरावर्ती संख्या आप लोगों को समझ में आ गया, इसको शांत दशमलव भी कहते हैं। अब आएगा गैर पुनरावर्ती संख्या। गैर पुनरावर्ती संख्या में होता क्या है, तो जो संख्या दशमलव के बाद अपने आप को नहीं दोहराता है, वो दोहरा रहा था ये नहीं दोहराएगा, इसे हम क्या अशांत दशमलव भी कहते हैं। अशांत दशमलव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका दशमलव को हटाया नहीं जा सकता है। जैसे में देख लीजिए 1 पॉइंट कितना लिखा हुआ 2 3 4 और डॉट डॉट है, इसका मतलब कुछ और आगे आएगा
हो सकता है 5 आए 6 आए, क्या बढ़ते रहेगा, दोहरा नहीं रहा। देख लीजिए पहले 2 आया था, फिर 3 आया, फिर 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, इसी तरह से क्या आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन दोहरा नहीं रहा। उसमें क्या होता था, इस तरह आता था, अगर 5 5 आ रहा है तो खाली 5 5 5 5 5 5 आता, लेकिन इसमें क्या अपने आप को नहीं दोहराया जा रहा, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं हम लोग, गैर पुनरावर्ती संख्या। तो जितना भी रूट वाली संख्या है, जितना भी रूट वाली संख्या है जिसका की वर्गमूल ना निकले, जिसका की वर्गमूल ना निकले, वो क्या आ जाएगा, गैर पुनरावर्ती में। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो पुनरावर्ती में चल जाएगा। जैसे मैं देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये क्या है √4, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो ये गैर पुनरावर्ती संख्या नहीं आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है √2, तो √2 का देख लीजिए वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये अगर इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो ये हो जाएगा गैर पुनरावर्ती संख्या। गैर पुनरावर्ती संख्या क्योंकि इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1.414 शायद, इसी तरह से क्या डॉट 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 आगे बढ़ते रहता है। मतलब क्या इसकी संख्या देखिए, पहले 4 आया, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर कुछ आएगा, इसी तरह से क्या आगे बढ़ते जाएगा। इसीलिए क्या है, ये गैर पुनरावर्ती संख्या है। देख लीजिए √3 भी होगा, गैर पुनरावर्ती होगा, √5 भी होगा क्योंकि इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √7 भी होगा, लेकिन √9 नहीं होगा। √9 नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 3, इसका वर्गमूल 3 निकल जाएगा, जिसके कारण ये गैर पुनरावर्ती संख्या नहीं होगा। तो आप लोगों को गैर पुनरावर्ती और पुनरावर्ती संख्या समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पक्का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, 1 से 2 भी पूछा जा सकता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वे सभी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है, वो सभी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है हम क्या परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q बराबर 0 नहीं हो, q बराबर क्या 0 नहीं हो, q बराबर 0 नहीं हो। अगर ये हम चिन्ह नहीं दिए इसमें, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे लिख दिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं को मिटा देते तो वहां पे क्या इस तरह से इसको तीर को काट देते, लेकिन नहीं, इसीलिए क्या इसको हम क्या नहीं काटे हैं। तो q बराबर क्या 0 नहीं हो सकता है, q बराबर 0 नहीं हो, उसी हम लोग क्या बोलेंगे परिमेय संख्या। तो देख लीजिए 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 20 हो गया, आइए देख लीजिए 5.23 ये कुछ भी हो, ये क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। बोलिएगा सर इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, लेकिन इसके नीचे दशमलव उड़ाइए कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। मान लीजिए 0.3 लिखा हुआ तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको जब उड़ाइएगा 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 कितना 9 आ जाएगा। तो परिमेय संख्या आप लोगों को क्या समझ में आ गया है। बहुत एग्जाम में क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे नीचे में कितना है 1 लिखा हुआ, नीचे में कितना लिखा हुआ 1, तो 0 एक परिमेय संख्या है। आप गांठ बांध लीजिए, अगर कोई पूछता है कि 0 क्या है तो 0 एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे में क्या 1 छिपा हुआ है, 1 इसके नीचे में क्या छिपा हुआ है, तो 0 भी एक क्या है परिमेय संख्या, 0 भी एक परिमेय संख्या। और यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए इस तरह से पूछता है, अगर कोई भी संख्या वर्गमूल रूट के अंदर हो, अगर कोई भी संख्या कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर हो, अगर इसका वर्गमूल यदि इसका वर्गमूल निकल गया तो हो जाएगा परिमेय संख्या, हो जाएगा परिमेय संख्या, हो जाएगा क्या परिमेय संख्या। लेकिन यदि इसका वर्गमूल ये नंबर है कोई, अगर इसका वर्गमूल नहीं निकले, अगर इसका वर्गमूल नहीं निकले तो हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बहुत बार ये एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो देख लीजिए अगर हम लिखते हैं √2 तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या, कितना होगा अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन हम ऐसी लिखते हैं √4 लिखते हैं, या तो √9 लिखते हैं, या तो √25 लिखते हैं, या तो √49 लिखते हैं, सबका वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल 7 निकलेगा, इसका वर्गमूल 2 निकलेगा, इसका वर्गमूल 3 निकलेगा, इसका वर्गमूल 5 निकलेगा। तो ये जो सभी संख्या ये क्या था, इतना दूर यहाँ पे जो दिख रहा है ये परिमेय संख्या, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकला था, ये अपरिमेय संख्या हो गया। तब आगे और देख लीजिए, आगे आप लोगों को क्या और क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव को भी देखते हुए चलना है, क्योंकि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 50 नंबर क्या सब्जेक्टिव पूछेगा। तो परिमेय संख्या आप लोगों को क्या समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, पहले ये बताइए तो ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये परिमेय संख्या को परिमेय संख्या देख लीजिए, परिमेय संख्या वो क्यों, क्योंकि देख लीजिए √2 क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1/3 आएगा, तो 1/3 क्या है एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर 0 भी नहीं है। अगर इस तरह लिखा हुआ हो 5/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके नीचे क्या आ गया 0। अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 रह गया तो उसका जो मान होता है वो इनफिनाइट चल जाता है,
क्या इन्फिनाइट, इन्फिनाइट को यानी अनंत, अनंत को 8 द्वारा इस तरह से क्या हम सूचित करते हैं, इसीलिए अनंत, इसको अनंत बोलते हैं हम लोग। तो परिमेय संख्या आप लोगों के क्या समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोग, एक ठो क्वेश्चन और बना के हमको दिखाइए। में देख लीजिए √5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है √5 लिखा हुआ, ये बताइए परिमेय संख्या होगा को परिमेय संख्या, ये बता दिए। और फिर एक ठो और बताइए हमको, और ये बताइए ये दोनों परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं, फटाक से कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। तो देख लीजिए ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि √5 कट गया तो इसका आंसर कितना आ गया 2। तो 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। और देख लीजिए यहाँ पे √49 और रूट बटा कितना है √36, तो देख लीजिए 49 का वर्गमूल निकल जाएगा 7 और 36 का वर्गमूल निकल जाएगा 6। इसका मतलब यह एक दोनों भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप लोगों को परिमेय संख्या समझ में आ गया। अगर कितनों अगर बुरा के पूछे, मेकअप लगा दे क्वेश्चन में, कितनों मेकअप करे क्वेश्चन में, फिर भी आप लोगों क्या मेकअप उतार के आप लोगों क्या समझना, इसमें मेकअप किया था कि नहीं। देख लीजिए यहाँ पे क्या रूट उड़ा दिया, तो रूट इसको क्या निकालिए, तो 7 बटा कितना आ गया 6। तो आप लोगों क्या 7 बटा जो 6 है वो परिमेय संख्या। फिर देख लिया वो परिमेय संख्या किस, तो वे संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, वे सभी संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में हम नहीं लिखते हैं, उसे वो परिमेय संख्या कहते हैं। वो परिमेय संख्या देख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछेगा। ये पाई आप लोगों को पाई समझ में आता है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। अगर मैथ का बात करें जब 11th में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो इतना समझिए, जो पाई होता है 180 डिग्री मैथ में डिग्री का मान होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 10th लेवल में अगर पाई का जो मान होता है, अगर पाई का जो मान अगर पूछते हैं डिग्री में तो 180 डिग्री होता है। अगर ऐसे पूछेगा तो कितना होगा 22/7, 22/4। यही अब जब साइन थीटा अगर वो त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो पाई का मान 180 डिग्री होगा, पाई का मान 180 डिग्री होता है। लेकिन ऐसे इसका मान जब कैलकुलेशन करिएगा क्षेत्रमिति में तो 22/7 रखिएगा, 22/7 रखिएगा। तो 22/7 है ये परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या है। बोलिएगा परिमेय संख्या क्यों है, ये भी पूछने वाली समझने वाली बात है कि ये परिमेय संख्या है क्यों, ये परिमेय संख्या क्यों है। तो क्योंकि इसको देखिए p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 भी नहीं है। लेकिन ये जो पाई है, पाई अगर पूछे तो वो परिमेय संख्या, लेकिन 22/7 पूछे तब परिमेय संख्या। और एक ई आप 11th में जाइएगा तब आपको समझ में आएगा। ई 11th में होता है क्या, लोग के बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है, लोग के बारे में पढ़ना है, लघुगणक के बारे में। तो इसका बेस होता है ई। तो ई का मान होता है 2.16 होता है, मतलब इसी के क्या समथिंग होता है, जो 2 का मान इस तरह से होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट आप लोगों को ई लिख दिया, अगर डायरेक्ट आप लोगों को ई लिख दिया गया है तो वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, पाई और ई क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये तो आप लोगों से कम ही पूछेगा। पाई वाला पूछ लेता, लेकिन ई वाला नहीं पूछता। क्यों, क्योंकि ई के बारे में आप लोगों को 11th में पढ़ना होता है। ई के बारे में आप लोगों को 11th में पढ़ना होता है, इसीलिए ये आप लोगों को ई तो नहीं पूछेगा, लेकिन पाई जरूर पूछेगा कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई वो परिमेय संख्या, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। तो देख लीजिए ये पहले भी बताए थे, सभी रूट वाली संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। पहले भी बताए थे। तो देख लीजिए ये √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √6 हो गया। सभी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, सभी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये सभी जितना भी संख्या दिख रहा है ये सारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये सारा जितना भी लिखे इसका वर्गमूल नहीं निकला वो अपरिमेय संख्या हुआ। लेकिन जैसे लिखते हैं 81, तो ये रूट अंदर 81, तो इसका वर्गमूल निकल के कितना आ जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, या एक परिमेय संख्या होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया परिमेय संख्या और परिमेय संख्या हम लोग किसे कहेंगे। परिमेय संख्या से और परिमेय संख्या से जितना भी ऑब्जेक्टिव 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आएगा आप लोगों को बना देना है। रूट वाला देखिए आपको ओझराएगा, मात्र रूट वाला मोझराएगा। तो आप लोग फटाक से देख लीजिए कि वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं। अगर वर्गमूल निकल गया तो परिमेय, वर्गमूल नहीं निकला तो परिमेय। तो आप लोगों को परिमेय और परिमेय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट संख्या के बारे में देख लेते हैं, कि क्योंकि ये सब एग्जाम में क्या पूछता है और आप लोगों को बेसिक है, जानना भी चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की सभी संख्या को क्या प्राकृतिक, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अनंत तक। कहां तक जाइएगा, अनंत तक। अनंत को इस तरह से सूचित करते हैं, बार बार हम लिख रहे हैं तो इसको अनंत समझिएगा, मतलब इनफिनाइट, इसका अंत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाएगा 5000 6000 10000 20000 1 लाख 3 लाख 4 लाख, सब क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक
एग्जाम में एक ही वो क्वेश्चन पूछेगा, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा देख लीजिए, हम आप लोग के बेसिस पे आप लोग किस तरह से कहाँ पे फंस सकते हैं आप लोगों को देखते हुए पीपीटी तैयार करते हैं। आप लोगों को ये पीपीटी तैयार करने में कम से कम हमको 3 से 4 घंटा लगता है, फिर आप लोगों को एक क्लास दे पाते हैं हम लोग। तो हमारी मेहनत को समझिए और दोस्तों के साथ क्या शेयर कीजिए, ताकि क्या आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो ही क्या ये चैनल चल पाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो रेड कलर से लिख दिए तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगा 1। इसको देख लीजिए अलग से कलर कर दिए लाल रंग का, अलग से आप लोगों को कलर करके दिया गया। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। अब आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर इसको कहते हैं। इसको क्या होल नंबर, इसको W द्वारा क्या सूचित किया जाता है, W द्वारा सूचित किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या के आगे सिर्फ शून्य लगा दीजिए, प्राकृतिक संख्या के आगे सिर्फ शून्य लगा दीजिए, उसे हम लोग क्या पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या हो, आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा उसका परिभाषा क्या, आप लोगों को डायरेक्ट पूछेगा कि प्राकृतिक निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन दे देगा। तो अब देख लीजिए पूर्ण संख्या में क्या पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि शून्य से यह स्टार्ट होगा। प्राकृतिक संख्या में सिर्फ क्या शून्य को क्या जोड़ दीजिए। अब अगर शून्य आ रहा है तो आप लोगों को बता दिए कि शून्य का आविष्कार जो किया था वो आर्यभट्ट ने किया था। तो आर्यभट्ट ने क्या शून्य का आविष्कार किया था। अगर कभी पूछ दे तो आप लोग बता दीजिए कि शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। तो जब प्राकृतिक संख्या के आगे अगर शुरुआत में अगर शून्य लगा देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो शून्य है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। अब आगे देख लीजिए, अब आता है सम संख्या। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से भागा देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या सम संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कंपटीशन में जाइएगा तो आप लोगों से बार बार जीरो के बारे में पूछेगा कि जीरो कौन सा संख्या है। तो जीरो एक सम संख्या है, क्योंकि कोई भी संख्या देख लीजिए 4 भी क्या सम संख्या के से भागा दिए कितना दम कट गया, 2 दम कट गया। 6 भी सम संख्या, जैसे 2 से भागा देंगे तो कितना कट जाएगा, 3 दम कट जाएगा। 10 को भागा देंगे 2 से दम तो कितना कट जाएगा, 5 दम कट जाएगा। लेकिन अब देखिए ये 5 दम कट गया, लेकिन अब 0 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना दम कटेगा, 0 दम कटेगा। 2 को भागा दीजिएगा 2 से तो कितना, 1 दम कटेगा। लेकिन 0 को भागा दिए 2 से तो कितना दम कटा, 0 दम। इसका मतलब 0 भी 2 से कटता है। अगर 0 2 से कटता है तो 0 भी एक सम संख्या है। आप लोगों को अगर पूछे कि 0 कौन सी संख्या है तो सम संख्या मारिएगा, सम संख्या मारिएगा। अगर पूछे सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो 0 है। लेकिन बिहार बोर्ड में 0 ऑप्शन में नहीं रहेगा, बिहार बोर्ड में 0 ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या मारिएगा, 2। क्या मारिएगा, 2। तो मतलब जो सम संख्या, जो सबसे छोटी सम संख्या है वो तो 0 है, लेकिन आप लोगों का एग्जाम में देगा ही नहीं ऑप्शन 0, तो क्या मारिएगा, 2। क्या मारिएगा, 2। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 2। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे छोटी सम संख्या आप लोगों को एग्जाम में मानना है 2, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में कभी भी शून्य नहीं दिया है बिहार बोर्ड में। जब कंपटीशन में जाइएगा तो आप लोगों को 0 मिलेगा, और आप लोगों को कंपटीशन में जाइएगा तो आप लोगों को 0 में बहुत अच्छा से क्या पढ़ाया जाएगा। पॉलिटेक्निक के वगैरह बात कीजिए तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉलिटेक्निक हो, MR नेवी में सब पूछा गया। एक बार एयरफोर्स में पूछा था वाई ग्रुप में, इसीलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या 0 होगा, 0 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सबसे छोटी संख्या 2 होगा। अब आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, मतलब 2 से भागाते हैं और वो नहीं कटे, उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। टाइपिंग मिस्टेक है क्या, क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगा, 1 3 5 7 होगा, इसके बाद क्या होगा 9 होगा, इसके बाद 11 होगा, मतलब एक बढ़ा के क्या एक चलते जाएगा विषम संख्या। इसको 2 से भागा दीजिए नहीं कटेगा, नहीं पूरा पूरा क्या होगा, नहीं कटेगा। तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। तो आप लोगों को जो पीपीटी मिलेगा, पीपीटी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अंत में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देंगे, और टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर खोलिएगा तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ये पीपीटी मिल जाएगा, ताकि क्या आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, पढ़ते पढ़ते आप लोग क्या नोट्स बना लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब जब आगे सिलेबस आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट देने का मौका मिलेगा, और आप स्क्रीनशॉट लेके भी आप पीपीटी बना सकते हैं, या तो साथ में क्या कॉपी कलम लेके बैठिए और लिखते जाइए तो ही ज्यादा समझ में आएगा। मैथ को लिखते जाइए, एक बार देख लीजिए, फिर से एक बार लिख लीजिए, तो आप लोगों को क्या ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, आप लोगों को पूरा सब्जेक्ट इस चैनल पे करवाया जाएगा 2024
जो एग्जाम होगा वो एग्जाम से पहले आप लोगों को मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सारा सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा। सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरा पूरा भाग नहीं लेगा उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 हो गया, 3, 5, 7, 8, ये सब क्या है? विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या कितना है? तो 1 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ये देख लीजिए, सुपर नोट, जितना भी मेरा आएगा सुपर नोट हो या तो नोट हो, उससे एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे वो फिजिक्स में हम नोट बताते हैं या तो मैथ में सुपर नोट बताते हैं, वहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब जो नोट्स हम लोग लाते हैं, ये जो सुपर नोट, ये आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में जो छपता है डायरेक्ट वही बात लाते हैं। एग्जाम में पूछेगा अगर सम संख्या को सम संख्या से जोड़े तो क्या कौन सा संख्या बनेगा? तो सम संख्या बनेगा। एग्जाम में देख लीजिए, जैसे में 2 सम संख्या, 4 भी सम संख्या, इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 6, ये भी सम संख्या। 0 भी सम संख्या था और कितना? 6 भी सम संख्या है। तो 0 और 6 जोड़िएगा तो कितना? 6 बचेगा, ये भी सम संख्या है। इसे में 10 जोड़िए और कितना जोड़िए? 12, 10 और 12 कितना हो गया? 24, 10 और 12 कितना हो गया? 22। तो ये भी क्या है? एक सम संख्या। मतलब आप इतना जान लीजिए, अगर सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़िएगा तो भी सम संख्या आएगा। और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि यदि सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ा जाए तो कौन सी संख्या बनेगा? तो सम संख्या। विषम संख्या प्लस विषम संख्या, यदि आप 2 विषम संख्या को जोड़ते हैं तो भी सम संख्या आता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, कोई भी आप 2 विषम संख्या लीजिए, जैसे 1 भी विषम संख्या, 3 भी विषम संख्या, कितना आ गया? 4 आ गया। देख लीजिए 11 भी विषम संख्या है और 21 भी विषम संख्या है, तो कितना आएगा? देख लीजिए यहाँ पे 2 आ गया, 2 कितना? 3, यानी 32 हो गया। जैसे में देख लीजिए 7 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, कितना आ गया? 10। ये भी क्या गया? सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। आप इतना बात जान लीजिए कि अगर 2 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो भी सम संख्या आएगा और 2 सम संख्या जोड़ेंगे तो भी सम संख्या आएगा। फिर आता एक विषम हो और एक सम हो, एक विषम हो और एक सम हो, मतलब एक सम संख्या लीजिए और एक विषम संख्या लीजिए, जब उसको आप जोड़िएगा तो हमेशा विषम संख्या आएगा। हमेशा क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से आप लोग ज्यादा समझ में आएगा। सम संख्या ले लेते हैं 4 और विषम संख्या ले लेते हैं 5, जोड़िए कितना आ गया? 11। ये क्या है? एक विषम संख्या है। इसमें देख लीजिए 2 क्या? 0 क्या है? 0 क्या है? सम 0 है सम संख्या और विषम संख्या कितना है? 3 विषम 3 है, तो दोनों कितना आ गया? 3 है। ये भी क्या है? विषम संख्या, ये भी एक विषम संख्या। जैसे में 7 हो गया विषम संख्या, एक वो सम संख्या ले लीजिए 4, 7 4 कितना हो गया? 13, ये भी क्या है? विषम संख्या। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया कि जब एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या आता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये जो चार वो आपको दिख रहा है, ये चारों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और 4 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा क्वेश्चन। क्या मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यदि सम संख्या को विषम संख्या के साथ गुना किया जाए तो कौन सा संख्या बनेगा? तो जब सम संख्या को विषम संख्या के साथ गुना करते हैं तो सम संख्या बनता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, पहले क्या है? सम संख्या, तो 4 सम संख्या है, एक तो विषम संख्या लीजिए 3, इसको गुना कर दीजिए, कितना बन जाएगा? 12। अब 12 बन गया तो ये क्या हो गया? एक सम संख्या हो गया। इसे में देख लीजिए 2 हो गया। इसके बाद क्या? 2 के बाद ले लीजिए कितना? 5, एक क्या है? विषम संख्या, गुना कीजिए 10 आ गया, ये भी एक सम संख्या बन गया। 0 क्या था? सम संख्या, एक तो विषम संख्या लीजिए कितना? 11, इसको गुना कीजिएगा कितना आएगा? 0, तो 0 भी क्या है? सम संख्या है। इसका मतलब सम संख्या को विषम संख्या के साथ गुना करते हैं तो हमेशा सम संख्या आता है। अब आगे देख लीजिए, अब आता है देख लीजिए, ये भी सुपर नोट है, यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी जो पुनरावर्त दशमलव होता है, सभी जो पुनरावर्त दशमलव होता है वो शांत होता है। वो हम पहले भी बता दिए कि जो पुनरावर्त होगा वो क्या होगा? शांत दशमलव होगा। और सभी शांत दशमलव और पुनरावर्त दशमलव परिमेय संख्या होता है। मतलब ये तीनों अगर पुनरावर्त दशमलव संख्या है तो वो शांत भी होगा और परिमेय संख्या भी होगा, वो परिमेय संख्या होगा। तो शांत दशमलव क्या होता था? इस तरह होता था, 5 5 5 5 लगातार आते रहा है, तो इसको हटाने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5 पे पावर रेखरिंग। तो इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए क्या करते थे? 5/9, एक पे रेखरिंग है, एक पे रेखरिंग है तो एगो 9 आएगा। अगर 2 पे रेखरिंग रहता, अगर मान लीजिए 2 पे रेखरिंग है तो कितना आएगा? 32 बटा कितना आएगा? 2 को 9 आएगा। ये डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बताएंगे, ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब जो पुनरावर्त दशमलव है या तो जो शांत दशमलव है वो क्या? परिमेय संख्या भी होती है। तो आप लोगों का ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ से आप लोग छोड़िएगा नहीं। और फिर देख लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी आप लोगों को पहले बता दिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई के अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 जो है 22/7 एक परिमेय संख्या, 22/7 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए क्या एक परिमेय संख्या है। तो पाई के बारे में बता दिए थे कि अपरिमेय संख्या है। फिर देख लीजिए शून्य के बारे में देख लीजिए, हम बहुत चर्चा कर रहे हैं क्योंकि शून्य कंपटीशन के लेवल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो शून्य एक सम संख्या है एवं परिमेय संख्या। शून्य सम संख्या और परिमेय संख्या दोनों है, क्योंकि देख लीजिए जब शून्य को भागा देते हैं 2 से तो कितना है, पूरा पूरा कट जाता है 2 दम, तो हो गया ये क्या, सम संख्या हो गया। लेकिन शून्य के नीचे तो कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, लेकिन 0 तो नहीं ना है। शून्य के बटा शून्य के नीचे तो 0 तो नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 जो भी रखिए, कुछ नहीं है तो 1 तो जरूर है। तो क्या 1 तो जरूर है, तो 1 है तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि नीचे परिमेय संख्या क्या कहता है, p बटा q के रूप में हो, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो। तो q बराबर 0 कहाँ है यहाँ पे, अगर खाली 0 लिख दिए तो इसके नीचे 1 है। 1 क्या है, तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या और सम संख्या दोनों है। और सभी प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या, जितना भी प्राकृतिक संख्या हो और पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या कहलाती है। देख लीजिए पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 से 1 2 3 चलते जाएगा। अब इसमें अगर इस तरह लिख दिए तो प्राकृतिक संख्या, 0 को हटा दीजिए, प्राकृतिक संख्या हो गया। इस तरह से जो डॉट 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 अनंत तक जाएगा, इस संख्या को परिमेय संख्या भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके नीचे देख लीजिए 1 है, इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, इसके भी नीचे 1 है, वो जो कि छिपा हुआ रहता है। तो क्यों के खाली सिर्फ इतना समझिए कि नीचे में 0 ना हो। इसे में अगर कोई 8 बटा 0 लिख देता है तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन ये सब सारा क्या है, परिमेय संख्या है। इस नोट्स पॉइंट जो सुपर नोट 2 है, यहाँ से आप लोगों को 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी बनने का चांस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप लोगों को क्या ये सब बातें पहले से अगर पता नहीं होगा तो आप लोग क्या बढ़िया से 1 से 2 बार वीडियो देखिए और बढ़िया से इसको सीख लीजिए। फिर आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, देख लीजिए पूर्णांक संख्या जो होता है वो 3 तरह के होता है। पूर्णांक संख्या कितने तरह के होता है, 3 तरह के होता है। पहले एक देखिए नंबर लाइन पारिए, पहले क्या एक नंबर लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ये 0 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। इसके आगे इधर कितना आएगा, -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा। इसी तरह से क्या डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा और कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। और देख लीजिए इधर क्या होगा, आप 0 से आगे क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, +∞ तक। इधर हो जाएगा +∞, इधर हो जाएगा -∞। तो जो देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो समूच होता है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है। इसका मतलब जो 0 से इधर आपको दिख रहा है, 0 से जो इधर दिख रहा है वो धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक को क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, ये क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। लेकिन जो 0 से इधर दिख रहा है, जो 0 से इधर दिख रहा है वो क्या होगा, निगेटिव। वो क्या होगा, निगेटिव, यानी क्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। सभी ऋणात्मक संख्याओं का समुच ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाता है। देख लीजिए है ना, यहाँ से देख लीजिए 1 से स्टार्ट हुआ ना, 1 2 3, यहाँ पे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला। ऋणात्मक जो पूर्णांक होगा वो 0 से इधर हो जाएगा, और जो 0 बच गया वो 0 पूर्णांक हो जाएगा, यानी क्या, शून्य पूर्णांक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक के अंतर्गत जो है ना वो शून्य सहित सभी संख्या आ जाएगा। शून्य को ले लीजिए और ये सारा संख्या को लीजिए, तो जो शून्य पूर्णांक होगा वो क्या, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता था, 0 समेत प्राकृतिक संख्या। तो जो पूर्ण संख्या होगा, अगर 0 आप इसमें अगर धनात्मक पूर्णांक में अगर 0 भी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य पूर्णांक संख्या। ये शून्य पूर्णांक संख्या से ही बनाया गया था पूर्ण संख्या। शून्य ये जो है, जो शून्य पूर्णांक संख्या, इसको बनाया गया क्या, पूर्ण संख्या। और जो धनात्मक प्राकृतिक संख्या है इसी से बनाया गया प्राकृतिक संख्या। तो आप लोगों को ये 3 समझ में आ गया होगा। धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे तो 0 से इधर जाएंगे, अगर ऋणात्मक बोलेंगे तो 0 से इधर जाएंगे, अगर शून्य पूर्णांक बोले तो 0 समेत इधर जाएंगे, 0 सहित इधर जाएंगे हम लोग। आप लोगों को पूर्णांक संख्या समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख लीजिए अब आता है क्या, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। यहाँ से आप लोगों को क्या स्लाइड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस स्लाइड से क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग ज्यादा टाइम देंगे। जो अगला स्लाइड जो आया था ये वाला देख लीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं होता, क्योंकि सारा बच्चा जानता है पॉजिटिव है तो धनात्मक हो जाएगा। बोल देगा निम्नलिखित में कौन धनात्मक पूर्णांक है, जो पॉजिटिव होगा। ऋणात्मक पूछेगा तो जो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस कम है। लेकिन यहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे हम क्या, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए एक का वर्गमूल निकल जाएगा। एक का जब वर्गमूल निकालिएगा कितना निकलेगा, एक। जब 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 2। मतलब जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए उसे हम लोग क्या, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो एग्जाम में आएगा निम्न में या तो निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है,
निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप लोग ऑप्शन देते हैं, हम लोग देख लीजिए। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है? 2 है। ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए 3 है। ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए 4 है। ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए 7 है। तो इसमें कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होगा? कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होगा? देख लीजिए, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो 4 क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 4 जो होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे में लिख देते हैं, मान लीजिए कितना लिख देते हैं, देख लीजिए 81, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना आएगा? 9 आएगा। इसका वर्गमूल 9 आएगा, 9 आएगा। अगर 625 लिख देते हैं तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल जब निकालिएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। इसका वर्गमूल 25 आएगा। तो आप इतना समझिए, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। यानी क्या क्या कहते हैं हम लोग? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये भी पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन घन पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन बोले तब घनमूल, घन बोले तो कितना? घनमूल। तो जिस संख्या का पूरा घनमूल निकल जाए उसे हम क्या? पूर्ण घन संख्या कहते हैं। पूर्ण घन संख्या मतलब जिस संख्या का घनमूल निकल जाएगा उसे पूर्ण घन संख्या, मतलब क्या? पूर्ण घन संख्या हम लोग कहते हैं। तो आप लोगों को वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए 8 क्लास में ही सिखाया जाता है, लेकिन आप भी नहीं सीखे तो आप लोगों को जो अगला वीडियो आएगा गुणनखंडन विधि से जब एचसीएफ निकालेंगे तो वहां आप लोगों को हम लोग वर्गमूल और घनमूल निकालने दोनों सीखेंगे, क्योंकि 3 का जोड़ा लग गया, 3 को चीज का जोड़ा लग गया तो क्या? घनमूल निकल जाता है। तो घनमूल अगर यहाँ पे लिखते हैं, देख लीजिए, अगर अंडर रूट 4 लिखे, अगर या तो अंडर रूट हम 25 लिखे, इसका जो वर्गमूल आता है 5, तो इसमें जोड़ा लगता है 2 का, क्योंकि यहाँ पे कुछ छिपा न कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 2 लिखा हुआ, तो 2 का मतलब होता है 2 का जोड़ा। देख लीजिए 25 को हम लोग तोड़ेंगे 5 गुना 5 में, 5 गुना 5 में, तो जब 2 का जोड़ा लगता है तो 1 बाहर निकल जाता है, तो इसका 1 बाहर निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा? इसका वर्गमूल 5 आ जाता है। वर्गमूल 5 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ रहता है, तो यानी 2 का जोड़ा के बाद 1 निकल जाएगा बाहर। तो उसी तरह देख लीजिए 4 का निकलता है, 4 को 2 गुना 2 लिखिएगा तो देख लीजिए 2 है तो इसका 1 बाहर निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार घनमूल में 3 को रहेगा तो 1 बाहर निकलेगा, क्योंकि जब घनमूल हम लिखेंगे, अगर किसी चीज का हम घनमूल निकालते हैं तो उसके यहाँ पे जो लिखते हैं, देखिए वर्गमूल में तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे थे 2, यहाँ पे 2 नहीं लिख रहे थे क्योंकि वो 2 छिपा हुआ रहता है, लेकिन हम घनमूल बोल लेंगे। 1 का घनमूल निकालना है, 1 का घनमूल निकालना है तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। 1 का घनमूल 1 ही होगा, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 गुना 1 गुना 1, कितनों बार 1 1 लिखो एक ही 1 ही आएगा। यहाँ पे क्या इसका इस तरह कीजिएगा, 3 लिखिएगा, 3 बार देखिए यहाँ पे मिल गया है तो उसका 1 बाहर आ जाएगा, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा? 1। तो ये भी क्या होगा? पूर्ण घन संख्या होगा। एक पूर्ण वर्ग भी संख्या और पूर्ण घन भी संख्या। लेकिन देख लीजिए 8 का जब निकालिए आप, यहाँ पे क्या 3 लिखा हुआ है तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दुना 4 हो गया, 4 दुना कितना? 8 हो गया। तो यहाँ पे जब घनमूल निकालिएगा तो यहाँ पे लोग को 3 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 को जोड़ा लगेगा तो 1 बाहर आएगा, तो 3 को जोड़ा लग गया तो 1 बाहर आ गया, कितना? 2। यानी 8 का जो घनमूल होगा कितना आएगा? वो आएगा। फिर आता है क्या? 27। फिर आता है 27। 27 को लिखेंगे 3 गुना 3 3 या 9 हो गया, 9 तिया कितना? 27। जब इसको घनमूल चढ़ाइएगा तो क्या यहाँ पे 3 लिखिएगा, तो इसको देख लीजिए 1 2 3 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, तो इसका घनमूल कितना आएगा? 3। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, 28 लिखा हुआ, 27 64 125 100 216, ये सब सारा पूर्ण घन संख्या, क्योंकि इसका पूरा घनमूल निकल जाता है, और जिसका पूरा घनमूल नहीं निकला वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। यहाँ से आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 2 क्वेश्चन बोल देगा निम्नलिखित में कौन पूर्ण घन संख्या और निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप लोग निकाल के देख लीजिएगा कि अगर वर्गमूल निकल रहा है, यानी अर्थात मतलब 2 का जोड़ा लग रहा है, अगर 2 का जोड़ा लग रहा है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अगर घनमूल पूछा है तो आप लोग 3 का जोड़ा लगाइएगा, अगर 3 का जोड़ा लग गया तो पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को 2 को पूछा जाएगा और आप लोग बना दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 1 से 20 तक की, 1 से लेके 20 तक संख्याओं का हम लोग देखेंगे वर्ग क्या होता है और घन क्या होता है। मतलब 1 के पावर देख लीजिए, ये आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि जब मैथ में कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये सब डायरेक्ट आएगा। 16 का वर्ग क्या होता है, 17 का वर्ग क्या होता है, 18 का वर्ग क्या होता है। तो आप लोग अगर वर्ग कीजिएगा, मान लीजिए हम आप लोग पूछ देते हैं 10 का वर्ग क्या होगा, 10 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 2 लिखा हुआ तो 10 को 2 बार जो गुना कीजिए तो कितना आएगा? 100। ये आप लोगों को पता है तो आप फटाक से बोल दिए 10 का वर्ग होगा 100, 4 का वर्ग होगा 16। लेकिन अगर 20 तक याद रखिएगा, अगर 17 का वर्ग आ गया तो अगर आपको पता ना रहेगा तो 17 गुना 17 कीजिएगा, टाइम जाएगा। तो मैथ में ये सब चीजें आप लोगों को याद करके रखना है।
देख लीजिए इधर क्या रहेगा, नंबर यहाँ पे लिखा हुआ इसका वर्ग, इसका क्या वर्ग, यहाँ पे इसका घन लिखा हुआ। एक का वर्ग भी एक ही होगा और घन भी एक ही होगा, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुना। एक को एक 2 बार गुना कीजिएगा एक ही आएगा, एक को 3 बार गुना कीजिएगा तो एक ही आएगा, और 2 का जब वर्ग कीजिएगा तो 2 गुना 2 लिखिएगा, 2 गुना 2 लिखिएगा तो 2 गुना 2 कितना होगा 4। जब 2 का घन कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना लिखिएगा, यानी क्या 3 बार लिखिएगा तो 2 का जब 3 बार गुना कीजिएगा कितना आएगा 8, यानी 2 का घन कितना होगा 8। उसी तरह 5 का देखिए वर्ग करके, 5 का वर्ग कीजिएगा तो 5 गुना 5 लिखिएगा तो कितना आएगा 25। 5 को जब 3 बार गुना कीजिएगा, 5 गुना 5 गुना 5 तो 25 हो जाएगा, 25 पचे 125 हो जाएगा। 5 का घन पूछे तो 125 होगा। 6 का वर्ग कितना होगा 36, घनमूल पूछेगा, घन पूछे घनमूल नहीं, जब घन पूछेगा तो कितना होगा, घन पूछेगा तो 216 होगा, क्योंकि जब 6 गुना 6 गुना 6 कीजिएगा 36, 36 गुना 6 कीजिएगा तो 216 आ जाएगा। और 7 का देख लीजिए, 7 का वर्ग कितना होगा 49 होगा, 300 कितना 43 होगा, घन 8 का 64 होगा, इसका घनमूल घन निकालिएगा तो कितना 512 होगा। 9 का वर्ग होगा 81, जब इसका आप लोग घन निकालिएगा 9 गुना 9 गुना 9 कीजिएगा तो आएगा 729। 10 का वर्ग कितना होगा 100 होगा, 10 का घन कितना होगा तो 1000 होगा। फिर देख लीजिए 11, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, ये वाला भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, साफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग क्या स्कूल कॉपी में लिख लीजिए, नोट्स भी बनाते जाइए। आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, अब इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लीजिए 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 13 31, 12 का हो जाएगा 144, 17 28। आप लोगों को वर्ग तो शायद आधी होगा 20 तक, लेकिन घन को ज्यादा, घन कम से कम आप लोग को 15 तक आधी रहना चाहिए, ताकि एग्जाम में आएगा तो लोग डायरेक्ट कीजिएगा। 13 का वर्ग 169 होगा, फिर कितना होगा 21 97, 14 का कितना होगा 196 होगा, यहाँ पे 27 44 होगा। 15 का कितना होता है 225, घन इसका कितना होगा 33 75। फिर 16 का कितना होगा 216, 16 का 216, और क्या घन कितना होगा 40 96। के बाद 17 का कितना होगा 289, और फिर 49 13। 18 का कितना होगा 300, वर्ग होगा 324, लेकिन घन निकालिएगा तो 58 32 आएगा। और 19 का निकालिएगा तो कितना आएगा 361, जब घन निकालिएगा तो कितना आएगा 68 59। फिर देख लीजिए 20 का निकालिएगा आप वर्ग तो कितना आएगा 400, लेकिन घन निकालिएगा तो कितना आएगा 8000 आएगा। तो आप लोगों का 20 तक कम से कम आप लोगों को याद रखना है। अगर देख लीजिए आप लोगों को सबसे पहले हमने फिजिक्स के वीडियो प्रोवाइड करवाए थे, तो फिजिक्स का 3 लेक्चर हो चुका है, जो कि अगले कल हम लोग डालेंगे। कल जो डाले थे वो हम लोग डाले थे फिजिक्स का जो तीसरा लेक्चर है, मतलब प्रकाश के परावर्तन का तीसरा लेक्चर हम लोग डाल चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, फिजिक्स 10th फिजिक्स में जाइएगा, वहां पे खोजिएगा तो आप लोगों को तीनों वीडियो मिल जाएगा। तो फिजिक्स का 3 वीडियो हो चुका है, ये मैथ का पहला वीडियो है, ये मैथ का पहला वीडियो है। तो आप लोगों को फिजिक्स मैथ, इसके बाद केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, एसएसटी भी आएगा, पूरा संस्कृत भी आएगा, आप लोगों को सारा वीडियो मिलते जाएगा। हम सोच रहे हैं ना कि मतलब सबका क्या है, कम से कम एक एक चैप्टर सबका खत्म करते जाएं, सबका चैप्टर खत्म करते जाएंगे, सबका आपको वीडियो मिलते जाएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर देख लीजिए 1 से संख्या 10 तक, 1 से संख्या 10 तक आपका वर्गमूल भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों को कभी क्वेश्चन बनाते रहिएगा तो आप आ जाएगा यहाँ पे क्या 2 का वर्गमूल बताइए, 2 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो निकालते रहिएगा। तो यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट लिखा हुआ कि 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल बोले तो इस तरह से ओढ़ल रहेगा, 2 का वर्गमूल इस तरह से, 3 का इस तरह से, लेकिन यहाँ पे लिखी दिए वर्गमूल निकाले तो इसीलिए क्या नहीं लगाए। 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 होगा, 2 का पूरा नहीं लगता है तो 2 का कितना होता है, 2 संख्या तक याद रखिए, यहाँ पे 4 होगा लेकिन 2 ही संख्या तक याद रखिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 ही संख्या का वैल्यू रहता है, ज्यादा फिर नहीं। देखिए 1 पॉइंट कितना होगा 41, 1 पॉइंट। ऐसे अगर दशमलव के बाद कोई भी संख्या को पढ़ा जाता है मैथ के अनुसार तो उसको एक एक अक्षर करके बोला जाता है, मतलब 1.41, 1.41, यहाँ पे 1.73, 1.73 करके पढ़ते हैं। तो 2 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना होगा 1.41। फिर 3 का निकालिएगा तो कितना होगा 1.73। फिर 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2 आएगा। फिर 5 का आएगा 2.23। अगर 6 का आएगा तो कितना आएगा 2.44। इसके बाद 7 का निकालिएगा तो कितना आएगा 2.64 आएगा। और 8 का निकालिएगा तो कितना आएगा 2.82। आप इतना गौर कीजिए, यहाँ से गौर कीजिए कि 4 का वर्गमूल पूरा 2 निकल रहा था, यहाँ से देखिए। अब फिर देख लीजिए 5 यहाँ पे 8 तक का ये 3 को वर्गमूल नहीं निकला, ये 3 को क्या वर्गमूल नहीं निकला। फिर 9 का वर्गमूल कितना निकला 3 निकला, 9 का वर्गमूल कितना निकला है 3 निकला है।
तो आप लोग गौर कीजिए, ये तीनों का जो वर्गमूल निकाल के आया है और जो पॉइंट में भी आया है तो 2 और 3 के बीच में ही आया है। 2 और 3 के बीच में, देख लीजिए 2 और 3 का बीच में, क्या मतलब आप लोग क्या दिमाग लगा के भी निकाल सकते हैं। जैसे में देख लीजिए 5 का वर्गमूल, इसे में देख लीजिए क्या होता है, ये 25 लिखा हुआ है तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाता है और 36 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो आप लोग को कोई पूछ दे 30 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप लोग अंजादे मारिए ना, आप लोग क्वेश्चन में आएगा तब अंजादे इसका लिखिए। अब इसका वर्गमूल क्या निकालिएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 हो रहा है, 36 का वर्गमूल 6 हो रहा है, तो इसका पक्का 5 दशमलव पूछाएगा, तो 5 दशमलव 3 दू कर दीजिए, 5 दशमलव कितना 3 दू कर दीजिए, इतना ले लीजिए, इसी का इतना ही वर्गमूल आएगा। अब उतना टेंशन लीजिए कि 30 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, हम तो जानते ही नहीं निकालने के लिए। इस तरह से करके कीजिए ना। जैसे हम देख लीजिए 7 का 49 अगर कहीं पे लिखा हुआ है 49, तो इसका वर्गमूल 7 आएगा। अगर आपको कहीं 64 लिखा हुआ तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 8 आएगा, इसका वर्गमूल 8 आएगा। लेकिन आपको बीचा में कोई दे दिया 55 दे दिया, या तो 56 दे दिया, या तो 57 दे दिया, या तो 58 दे दिया, या तो 50 दे दिया, इस सब का वर्गमूल कितना आएगा, 7 और 8 के बीच में आएगा। तब ऑप्शन से देखिए नहीं, सभी का वर्गमूल क्या 7 पॉइंट किसी का 1 मान लीजिएगा, अगर 50 है तो 7.1 मानिएगा, अगर 58 है तो 7.2 मान लीजिएगा। तो इसी तरह से आप लोग क्या निकाल लीजिएगा। एक तो फिर भी एक क्वेश्चन आप लोगों को और देते हैं HW में, सारा आदमी क्या कमेंट बॉक्स में क्या बताइएगा। हम लिख देते हैं, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 95 लिख दिए। अब इसका वर्गमूल किसके किसके बीच आएगा आप लोग आंसर में दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम सबका कमेंट पढ़ेंगे और रिप्लाई भी करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट सही आंसर दिया है। आंसर बना के दे देते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन बना के। 95 का वर्गमूल का अंतराल। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गया तो इसका अंतराल क्या होगा, इसका अंतराल बताइएगा। क्योंकि अगर ये समझ जाते हैं तो आप लोग कभी भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो सबका वर्गमूल नहीं निकालिएगा। इसका अंतराल कहाँ से किसके बीच आएगा, 6 से 7 से बीच का आएगा। मतलब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो किसके किसके बीच आ सकता है वो आप लोगों को डायरेक्ट बताना है। ऑप्शन नंबर 2 में देख लीजिए 7 से 8, ए कर लीजिए, इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए, इसको कर लीजिए 8 से 9, डी नंबर क्लिक कर लीजिए 9 से 10। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या आंसर देना है कि इसका जो वर्गमूल आएगा किसके किसके बीच आएगा। आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा, हम सबका कमेंट्स क्या करेंगे, पढ़ेंगे। किस किस बच्चा को क्या समझ में आ गया, तो आप लोग क्या कीजिए सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि क्या सभी विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।